Hello students, in today's class we'll be learning about ionic bond और electrovalent bond। आज की क्लास में हम लोग ionic bond या फिर जिसको हम लोग electrovalent bond भी बोलते हैं इसके बारे में सीखेंगे। तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि ionic bond होता क्या है या फिर electrovalent bond होता क्या है, कैसे ये फॉर्म होता है। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि ये किस टाइप के एलिमेंट्स के बीच में फॉर्म होता है। सो आयनिक बॉन्ड में हमारे पास इट इज फॉर्म्ड बिटवीन, किनके बीच में बनेगा, दो टाइप के एलिमेंट्स के बीच में बनता है। एक जो हो जाते हैं हमारे पास मेटल्स और दूसरे हमारे पास हो जाएंगे नॉन मेटल्स। तो मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में हमारे पास आयनिक बॉन्ड बनता है। मेटल्स जो होते हैं दे आर इलेक्ट्रोनेगेटिव, मतलब जिनमें इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए जा सकते हैं, जो रेडियली इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करते हैं, दे आर इलेक्ट्रोनेगेटिव। और मेटल्स जो होते हैं दे आर इलेक्ट्रो पॉजिटिव, मतलब वो क्या करते हैं, दे कैन लूज इलेक्ट्रॉन एंड दे कैन फॉर्म पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन। पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन्स उनमें फॉर्म किए जा सकते हैं और नॉन मेटल का इलेक्ट्रॉन हटा ऐड करके नेगेटिवली चार्ज्ड आयन्स फॉर्म किए जा सकते हैं। तो आयनिक बॉन्ड और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो मेटल्स क्या है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट है और नॉन मेटल्स हमारे पास इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट है। मेटल्स क्या करेंगे यहाँ पे, लूज इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म कटायन। कटायन बनता है यहाँ पे जो हमारा पॉजिटिवली चार्ज आयन भी होता है। नॉन मेटल्स क्या करेंगे, ये वही इलेक्ट्रॉन गेन कर लेंगे, गेन्स इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म एनायन। तो हमारे पास दो टाइप के चार्ज्ड आयन्स बन गए, एक के ऊपर चार्ज पॉजिटिव रहा, कैटायन के पास पॉजिटिव चार्ज है और एनायन के पास हमारे पास नेगेटिव चार्ज है। तो आयनिक या फिर इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड हमारा मेटल्स या नॉन मेटल्स के बीच में बन रहा है। मेटल्स इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट है और नॉन मेटल्स हमारे इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट है। मेटल्स लूज करेंगे अपने इलेक्ट्रॉन्स को, पॉजिटिवली चार्ज आयन्स फॉर्म करेंगे और नॉन मेटल्स हमारे उन्हीं इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके अनायन फॉर्म कर लेंगे। तो जब ये आयन्स फॉर्म हो जाएंगे उनके बीच में अट्रैक्शन होगा। तो हमें पता है opposite charges attract each other, opposite charges attract each other। तो यहाँ पे जो हमारे अपोजिट चार्जेस फॉर्म हुए, मेटल का जो आयन बना और नॉन मेटल का आयन जो बना, उसके बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन है, उसी अट्रैक्शन को हम लोग आयनिक बॉन्ड बोलते हैं। सो आयनिक बॉन्ड इज सिंपली अट्रैक्शन। कौन सा अट्रैक्शन है, पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन के बीच में। आयनिक बॉन्ड इज द अट्रैक्शन between cation and anion। तो एक एग्जांपल लेकर के मैं आपको समझाता हूँ, यहाँ पर बहुत ही आसानी होगी समझने में। जैसे मान लीजिए आपके पास सोडियम था, तो सोडियम क्या है, मेटल है, Na इज मेटल। अब ये सोडियम क्या करेगा, इट विल लूज इलेक्ट्रॉन, इट विल फॉर्म Na प्लस इसने फॉर्म कर लिया और यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन इसने लूज कर दिया, तो पॉजिटिवली चार्ज आयन हमारे पास बन गया Na प्लस। ठीक है, वैसे ही क्लोरीन हमारा नॉन मेटल है, क्लोरीन में वही इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, एक्सेप्ट हो गया, इसने गेन कर लिया इलेक्ट्रॉन और इसने क्या बना लिया, क्लोरीन का आयन Cl माइनस आयन। और इस Na प्लस और Cl माइनस, यहाँ पे Na प्लस रहा हमारे पास और ये हमारे पास Cl माइनस हो गया। तो ये दोनों अपोजिट चार्जेस के बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा और इन्हीं के बीच में जो अट्रैक्शन होता है उस अट्रैक्शन को हम लोग बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। तो आयनिक बॉन्ड कुछ भी नहीं है, ये सिंपली हमारा अपोजिट चार्जेस के बीच में अट्रैक्शन है। तो इसीलिए बहुत बार ये भी कहा जाता है कि दैट आयनिक बॉन्ड इज नॉट अ ट्रू केमिकल बॉन्ड। उसका रीजन क्या है कि सिंपल सा अट्रैक्शन है।
एक और बहुत ही इसकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो है वो देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे। आपको ये याद रखना होगा दैट आयनिक बॉन्ड इज नॉन डायरेक्शनल इन नेचर, नॉन डायरेक्शनल इन नेचर, नॉन डायरेक्शनल इन नेचर। तो इसका मतलब क्या है और ये पॉइंट इतना इंपॉर्टेंट क्यों? ये इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज देखिए अगर आपके पास Na+ का आयन होता, पॉजिटिवली चार्ज आयन है, तो क्लोरीन का आयन यहां से भी अट्रैक्ट हो सकता है, क्लोरीन का आयन यहां से आएगा तो भी अट्रैक्शन होगा, क्लोरीन का आयन हमारा यहां से आया तो भी अट्रैक्शन होगा, और क्लोरीन का आयन यहां से आया तो भी हमारे पास अट्रैक्शन होगा। मतलब क्लोरीन का आयन 360 डिग्री के किसी भी साइड से आए तो अट्रैक्शन होने वाला। और इसके चलते यहाँ पे क्या होगा, एक ओवरऑल स्ट्रक्चर बनता है हमारे पास। यहाँ पर H2O या फिर कोवलेंट मॉलिक्यूल्स के जैसा कोई मॉलिक्यूल फॉर्म नहीं होता, यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बनता है, और जो स्ट्रक्चर बनेगा उसको हम लोग लैटिस बोलते हैं, क्रिस्टल लैटिस, लैटिस बनता है वो। तो नॉन डायरेक्शनल क्यों है, ऐसा क्यों बोला मैंने? क्योंकि क्लोरीन किसी भी साइड से आता तो भी अट्रैक्शन उतना ही रहता, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन का फॉर्मूला क्या होता था, KQ1Q2/R²। तो K हमारे पास कोलम्बिक कांस्टेंट था, Q1 Q2 हमारा चार्ज, और R डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज। तो यहाँ पे किसी भी स्पेसिफिक डायरेक्शन से आने का रिक्वायरमेंट नहीं है, आप किसी भी तरफ से आए, अगर आयंस के बीच में डिस्टेंस सेम है तो हमारा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या रहने वाला है, सेम रहने वाला है। तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि आयनिक बॉन्ड इज नॉन डायरेक्शनल इन नेचर। और दूसरा पॉइंट क्या बोला मैंने कि यहाँ पे लैटिस बनता है, स्ट्रक्चर बनता है, यहाँ पे मॉलिक्यूल्स नहीं होंगे हमारे पास। जैसे अगर हम लोग CO2 में जाए, कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये मॉलिक्यूल होता है, H2O में जाए तो ये मॉलिक्यूल होता है। मतलब एक H2O अकेला एग्जिस्ट हो सकता है, अकेला CO2 एग्जिस्ट हो सकता है, लेकिन जब आप बोलते हैं NaCl, तो NaCl का मतलब ये नहीं है कि एक NaCl और एक Cl- अकेला एग्जिस्ट कर रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये Na+ और Cl- आपस में क्लोजली अट्रैक्टेड है, इनके चारों तरफ अपोजिट आयंस है, तो Na+ के चारों तरफ Cl- हो गया हमारे पास, ये ऐसा अट्रैक्शन हो गया। फिर Cl के अराउंड में Na+ का अट्रैक्शन होगा, ये आपका Na+ यहाँ पर आ गया, तो Cl- के अराउंड Na+ और Na+ के अराउंड Cl-। तो ऐसा एक 3D स्ट्रक्चर पूरा बन जाएगा, एटम्स आसपास में लेफ्ट राइट टॉप बॉटम हर तरफ अरेंज हो जाएंगे, और उनके अरेंजमेंट के वजह से हमारे पास एक 3D स्ट्रक्चर बनेगा। और 3D स्ट्रक्चर जो फॉर्म होगा, दैट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड लैटिस, उसको हम लोग क्रिस्टल लैटिस बोलते हैं। तो एक क्रिस्टल लैटिस में बहुत सारे Na+ और Cl- आपस में अरेंज होंगे। यहाँ पे इस टाइप का मान लीजिए आपका अरेंजमेंट रहा, ये ऐसे आयंस हमारे अरेंज है अलग अलग, ये ऐसा कोई अरेंजमेंट हमारे पास मिल रहा है। तो इसमें आप ऐसा नहीं बोल सकते हो कि एक Na+ और एक Cl- आपस में अट्रैक्टेड है। यहाँ पे बहुत सारे आयंस है, वो अट्रैक्ट होकर के स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहे हैं हमारे पास। तो इसीलिए यहाँ पर क्या होता है कि आयनिक कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला नहीं होता, आयनिक कंपाउंड्स का सिर्फ एम्पिरिकल फॉर्मूला होता है, आयनिक कंपाउंड्स का सिर्फ एम्पिरिकल फॉर्मूला होगा, बिकॉज उनका मॉलिक्यूल ही एग्जिस्ट नहीं करता। तो इसीलिए हम लोग इसमें बहुत बार फॉर्मूला यूनिट्स के बारे में बोलते हैं, दैट NaCl का एक फॉर्मूला यूनिट है, 2 फॉर्मूला यूनिट है। हम लोग ये नहीं बोलते कि 1 मोल हमारे पास NaCl है, 1 मोल फॉर्मूला यूनिट से, 1 मोल मॉलिक्यूल NaCl का नहीं है। तो फॉर्मूला यूनिट्स इसीलिए यूज किया जाता है बिकॉज इनका एम्पिरिकल फॉर्मूला होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इन पे एप्लीकेबल नहीं होगा बिकॉज मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं, लोग देखते हैं आगे। हमें ऑक्टेट रूल के बारे में भी पता है। तो ऑक्टेट रूल का स्टेटमेंट क्या था कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स आ जाए, या फिर हाइड्रोजन हीलियम के केसेस अगर वैसे कोई एलिमेंट्स है तो हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाए। तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट जो है वो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन अगर अटेन कर लेता है तो वो स्टेबल हो जाएगा। तो आइए हम लोग देखते हैं NaCl के केस में क्या ऐसा हो रहा है। तो Na का एटॉमिक नंबर 11 था और क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 था। तो इलेक्ट्रॉनिक एलिमेंट सोडियम का क्या हो जाता, 2, 8 एंड 1 आउटर मोस्ट ऑर्बिट का शेल का अरेंजमेंट, और इसका हो जाता है 2, 8 एंड 7। इसका मतलब सोडियम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और क्लोरीन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन है। तो अगर Na से हमने 1 इलेक्ट्रॉन हटा दिया और हम लोगों ने फॉर्म कर लिया Na+, तो Na+ के पास 1 इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा, तो इसके पास अभी एलिमेंट हो गया 2 और 8 का। तो इसने इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन को अटेन कर लिया यहाँ पे।
वैसे ही जब हम लोग क्लोरीन में जाते हैं तो इसमें वही इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएगा, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हो जाएगा क्लोरीन के पास, तो इसका आयन हो जाएगा Cl माइनस। तो इसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गए 2, 8 एंड 8। तो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन हमारा सोडियम का भी बन गया और क्लोरीन का भी बन गया, तो दोनों इस वे में हमारे स्टेबल हो गए। ठीक है, तो ऑक्टेट रूल भी फॉलो हो रहा है यहाँ पर। और दूसरा हमारा चार्ज स्पीशीज है, उनके बीच में अट्रैक्शन हो रहा है। अब एक और टर्म आएगी आपके पास जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोवैलेंसी। इलेक्ट्रोवैलेंसी, तो इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या है, इसको आप सिंपली याद रख सकते हैं, एबिलिटी ऑफ एन एटम टू फॉर्म द नंबर ऑफ इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। एबिलिटी ऑफ एन एटम to form the number of इलेक्ट्रोवैलेंट या आयनिक बॉन्ड, आप आयनिक बॉन्ड भी लिख सकते हैं या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी लिख सकते हैं, दोनों सेम चीजें हैं। तो एबिलिटी ऑफ एन एटम टू फॉर्म द नंबर ऑफ इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, तो कैसे चलेगा ये पता है हमें कि इलेक्ट्रोवैलेंसी है कितनी। तो अगर आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बारे में पता है, अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमारे पास 1, 2 या 3 हो जाए, तो उस केस में इलेक्ट्रोवैलेंसी जो होगी, इलेक्ट्रोवैलेंसी इट विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन के इक्वल हो जाएगा। लेकिन अगर हमारा वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमारे पास 5, 6 या 7 हो जाए, तो इलेक्ट्रोवैलेंसी उस केस में इलेक्ट्रोवैलेंसी हमारे पास 8 माइनस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा, 8 माइनस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा। तो आपको इसके साथ साथ ये भी समझना होगा कि अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, 2 या 3 रहा, तो यहाँ पे नॉर्मली टेंडेंसी क्या है, टू लूज इलेक्ट्रॉन। तो ऐसे एलिमेंट्स क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स लूज करते हैं, इलेक्ट्रोवैलेंसी जितनी होगी उतने इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर देंगे। वहीं पे अगर हमारे पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, 6, 7 होगा, तो टेंडेंसी यहाँ पे क्या होगी, टू गेन इलेक्ट्रॉन्स, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर गेन करते हैं। ठीक है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर हमारे पास 1, 2 या 3 रहा, तो इलेक्ट्रॉन लूज करके ऑक्टेट कंप्लीट करेंगे, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर 5, 6 या 7 रहा, तो इलेक्ट्रॉन गेन करके हम लोग ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं। तो जो एग्जाम्पल देखा था हम लोगों ने, उसी एग्जाम्पल में आ जाते हैं हम लोग फिर से Na और Cl के एग्जाम्पल में। तो Na और Cl, Na का इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट था 2, 8 एंड 1, और Cl का था हमारे पास 2, 8 एंड 7। तो इसमें देखिए आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स Na के पास 1 है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और क्लोरीन के पास 7 है। तो इलेक्ट्रोवैलेंसी Na की कितनी हो गई, 1, और इलेक्ट्रोवैलेंसी हमारे पास क्लोरीन की भी कितनी हो गई, 8 माइनस 7, दैट इज ऑल्सो 1। तो इसका मतलब सोडियम की इलेक्ट्रोवैलेंसी 1 है, और वैसे ही क्लोरीन की भी इलेक्ट्रोवैलेंसी हमारे पास 1 है। तो जब दोनों के बीच में कंपाउंड फॉर्म होगा तो इलेक्ट्रोवैलेंसीज एक्सचेंज हो जाते हैं, मतलब यहाँ जो कंपाउंड बनेगा उसका फॉर्मूला हो जाएगा NaCl। तो आइए एक और फॉर्मूला देख लेते हैं। ऐसे ही हम लोग, लेट से मैंने मैग्नीशियम ले लिया, तो Mg का एटॉमिक नंबर 12, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17। तो Mg के अरेंजमेंट में अगर आप जाएं तो ये हो जाएगा 2, 8 एंड 2, और क्लोरीन में जाए हम लोग तो ये हो जाएगा 2, 8 एंड 7। तो यहाँ के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, मैग्नीशियम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रोवैलेंसी यहाँ पर होगी मैग्नीशियम की 2, और इलेक्ट्रोवैलेंसी हमारे पास क्लोरीन की हो गई 8 माइनस 7, दैट इज इक्वल टू 1। तो Mg एंड Cl, Mg की इलेक्ट्रोवैलेंसी 2 है, क्लोरीन की इलेक्ट्रोवैलेंसी 1 है, तो इलेक्ट्रोवैलेंसीज एक्सचेंज हो जाएंगी कंपाउंड का फॉर्मूला जब बनाना होगा। तो यानी कि Mg और Cl जब आपस में ऐड होंगे तो जो कंपाउंड बनेगा वो हो जाएगा MgCl2। तो फॉर्मूला इनका हो जाएगा MgCl2। तो ये हमारे पास एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन था आयनिक बॉन्ड के बारे में, कि आयनिक बॉन्ड किनके बीच में बनता है, कब बनता है, ऑक्टेट रूल कैसे फॉलो होगा वहां पे। और एक चीज और आप लोग याद रख लेंगे कि अट्रैक्शन से क्या होगा, एनर्जी लोअर डाउन हो जाती है। तो एक पॉइंट और हम लोग रख सकते हैं यार, अट्रैक्शन अट्रैक्शन बिटवीन the ions lower down the energy,
लोअर डाउन दी एनर्जी, और जहां पे एनर्जी कम होगी वहां पे स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। तो अट्रैक्शन बिटवीन द आयंस लोअर डाउन द एनर्जी एंड हेंस इंक्रीजेस द स्टेबिलिटी, एंड हेंस इंक्रीजेस द स्टेबिलिटी। तो ये हमारे पास एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो गया आयनिक बॉन्ड के बारे में। आगे की क्लासेस में, अपकमिंग क्लासेस में हम लोग आयनिक बॉन्ड के बारे में और ज्यादा इन डेप्थ समझेंगे कि वहां पे क्या होता है, कौन से फैक्टर्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए, कब ये इजिली फॉर्म होगा, कब नहीं फॉर्म होगा, कितना ज्यादा एनर्जी आउट होगा या एब्सॉर्ब होगा, बॉर्न हेबल साइकिल के बारे में समझेंगे हम लोग। तब तक के लिए आप लोग सबसे पहले ये समझ लीजिए कि ये हमारे पास क्या है, किस टाइप का बॉन्ड है, कब फॉर्म होता है और इसका एप्लीकेशन क्या है, वो अपकमिंग क्लासेस में हम लोग देखेंगे।